everyone, welcome to the fourth lecture of React.js 02 Hero Core. If you are React.js beginner, you can join this course to learn React.js from beginning, where we will be learning about each and every topic of React.js. So आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट एंड प्रॉप्स क्या है और स्टेट क्या है इन रिएक्ट कंपोनेंट, और रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को कैसे यूज़ करते हैं, स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं, और एक रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं रिएक्ट में, वो चीज़ें देखते हैं आज। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हमारा प्लेलिस्ट है React.js का, इसको आप फॉलो कर सकते हो टू लर्न रिएक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can learn React.js and get notified for every video. So चलो प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फोल्डर स्ट्रक्चर और क्रिएट रेक्ट हमने बनाया था, रिएक्ट ऐप हमने बनाया था नया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स करके, और हमारा सारा कंपोनेंट इसी फोल्डर में होगा कंपोनेंट्स, और उसके अंदर एक कंपोनेंट लेते हैं बटन करके, ठीक है, बटन डॉट JSX। और कंपोनेंट जब भी हम बनाते हैं तो उसका जो नेमिंग होता है, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया, और इसको क्रिएट करने का शॉर्टकट तरीका है, टाइप करो RAFC, और यहाँ पे हमको ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और ये हमारा रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमारा कंपोनेंट सिंपल क्रिएट हो गया है। अब क्योंकि हमें बटन कंपोनेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से ये डिव हटाते हैं और इसको रिटर्न करेंगे बटन। यहाँ से हम बटन रिटर्न करेंगे। अभी के लिए टेक्स्ट रखते हैं क्लिक मी, ओके, और इसको इंपोर्ट करते हैं app.jsx के अंदर। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिएक्ट कंपोनेंट में आप एक सिंगल HTML को भी रिटर्न कर सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट को भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे अभी H1 को भी रखना है और हमारे बटन को भी रखना है। तो यहाँ से या तो आप डिव ले सकते हो, डिव के अंदर रख सकते हो, या फिर अगर आपको डिव नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि हमारा एक्स्ट्रा डिव ना आए कंपोनेंट में, तो आप सिंपल एंगल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा बटन कंपोनेंट। बटन जैसे भी लिखोगे आपको सजेशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके। अब अगर प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्लिक मी बटन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऐसे करेंगे, और उसको जहाँ पे यूज़ करना है उसको सिंपली इंपोर्ट करेंगे और एज अ टैग उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हुआ कंपोनेंट क्रिएट करने की बात। अब देखते हैं प्रॉप्स और स्टेट क्या होता है। तो प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स होता है रिएक्ट कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमने HTML एलिमेंट में पढ़ा होगा कि HTML एलिमेंट में जैसे एट्रीब्यूट होते हैं टाइटल, क्लास, ID, सेम उसी तरीके से हमारे कंपोनेंट में भी हम प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं। जैसे टाइटल हो गया या फिर चिल्ड्रन हो गया और क्लास हो गया, ये सारी चीज़ें इसकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हम HTML में अगर यहाँ पे पास करें, ये जैसे एक HTML एलिमेंट है, यहाँ पे अगर हम पास कराते थे तो HTML और हेडिंग लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पे भी एक ये इसकी बात करें तो ये HTML एलिमेंट का प्रॉप्स है। सेम वैसे ही हम रिएक्ट कंपोनेंट में भी प्रॉप्स पास करा सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक, ये भी एक इसका प्रॉप्स हो जाएगा। क्लास पास कराएँ तो ये भी हमारा इस रिएक्ट बटन का प्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम यहाँ से पास कराते हैं एज एन एट्रीब्यूट, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉप्स ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि इस प्रॉप्स को यूज कैसे करेंगे। हम यहाँ से प्रॉप्स तो पास करा दे रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैं टाइटल पास करा रहा हूँ, टाइटल माई बटन, हमने यहाँ से टाइटल पास करा दिया, ठीक है। लेकिन अभी जब तक इसको जो है हम कंपोनेंट में यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अभी देखोगे आप कि अभी हमारा टाइटल कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसको हमको टाइटल को यूज़ करना है उस कंपोनेंट के अंदर। यहाँ से हम टाइटल भेज रहे हैं। अभी देखते हैं इसको कि इस कंपोनेंट में एक्सेस कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉप्स होता है वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे मिलता है हमको प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर अगर हम कंसोल करा के देखें, console.log प्रॉप्स यहाँ पे कंसोल कराते हैं, और इसको यहाँ पे देखते हैं कंसोल में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा
प्रॉप्स में टाइटल एक प्रॉपर्टी आ रही है। तो बेसिकली जो प्रॉप्स होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट हमको गेट होता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ से जहाँ पे हम कंपोनेंट को कॉल करा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी भेजी है, तो जितनी भी एट्रीब्यूट हम यहाँ से पास कराएंगे वो एज अ प्रॉपर्टी गेट होगा उस प्रॉप्स में। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास भी अगर पास कराऊँ, क्लास भी मैं पास करा देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू बट बीटीएन क्लास में पास करा दे रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज़ आ गई ऑब्जेक्ट में, क्लास और टाइटल, ठीक है। सेम वैसे ही आप यहाँ पे ऑन क्लिक भी पास करा सकते हो। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक फंक्शन पास कराया अलर्ट बटन, ओके। अभी यहाँ पे देखोगे आप कि इस प्रॉप्स में जो है हमारा ऑन क्लिक भी एज एन एट्रीब्यूट मिल गया, ठीक। उसी प्रॉप्स में हम जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको प्रॉप्स में मिलेंगी। अब इसको कंपोनेंट के अंदर यूज़ कैसे करना है प्रॉप्स को, तो देखो अब इसके दो तरीके, या तो आप यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक हमको यहाँ पे पास कराना है तो यहाँ हम ऑन क्लिक रखेंगे और यहाँ से हम इसको प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कॉल नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होगा। ऑन क्लिक यहाँ पे हमने पास कराया था ऑन क्लिक, ओके, तो हमने ऐसे पास करा रखा है। तो इस की को लेना है और जिस की से हमने पास कराया है उसको ऐसे ही को यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक करेंगे। तभी आप देखोगे जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप, अब जैसे कि यहाँ पे टाइटल आपको ऐड करना है तो यहाँ पे अब उस प्रॉप्स को यूज़ कैसे करना है वो चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो टाइटल यूज़ करना है तो प्रॉप्स डॉट टाइटल ऐसे रखोगे, ठीक है। अब ये हुआ डॉट करने का मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, राइट। जैसे यूज़र के अंदर हमारा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आप यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू नेम आशीष। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो हम कैसे करते हैं, सिंपली हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं यूज़र डॉट करके हम उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं। यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल। हमारा ये अगर प्रॉप्स ऑब्जेक्ट था तो प्रॉप्स डॉट टाइटल कर देते हैं हम, और हमारा यूज़र है तो यूज़र डॉट नेम करते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट ट्री स्ट्रक्चर का। ट्री स्ट्रक्चर मतलब इसी चीज़ को, हमारा जैसे एक ऑब्जेक्ट है, हम इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्ट नेम और इक्वल टू यूज़र, यानी कि हम डॉट नहीं यूज़ करके हम इसकी प्रॉपर्टी को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से जो है हम डॉट न लगाते हुए भी हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़र में से नेम निकाल लिया। अब ऐसे ही अगर मैं सिटी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डिफाइन करूँ सिटी नोएडा, तो यहाँ से हम सिटी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिटी, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल करा के दिखाऊँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से हम कंसोल कराते हैं नेम और सिटी को। हमने देखो अभी डॉट नहीं यूज़ किया, ठीक है, डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से प्रॉपर्टी को ही डायरेक्ट निकाल लिया है। अब इसी प्रॉपर्टी को कंसोल कराते हैं तो देखते हैं हमारा सही से कंसोल हो रहा है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आशीष और नोएडा प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये सही तरीका है, मतलब सही से एक्सट्रैक्ट हो रहा है प्रॉपर्टी। अब सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं यूज़ करके इस वाली चीज़ को हम यहीं पे डायरेक्ट इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। अब जैसे वहाँ से हमारा क्या आ रहा था, टाइटल और ऑन क्लिक आ रहा था, टाइटल और ऑन क्लिक दो प्रॉपर्टीज़ आ रही थी। अब हमको यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल यूज़ करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइटल यानी कि यहाँ से जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट ऑन क्लिक। और अभी भी देखोगे कि हमारा कंपोनेंट सेम वैसे ही काम कर रहा है। क्लिक करोगे तो फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके देखोगे तो हमारा टाइटल भी आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये भी तरीका डायनेमिक नहीं है, ठीक है। अब एक तरीका और देखते हैं, एक होता है हमारा डिस्ट्रक्चरिंग का। तो डिस्ट्रक्चरिंग को हम यहाँ पे अभी अलग अलग की के थ्रू यूज़ कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स लगाएंगे। अच्छा, इसे एक और इजी मेथड लिखते हैं समझाने के लिए। तो अभी हमारा कंपोनेंट सही से काम कर रहा है, राइट, ओके। तो इसके पहले हमारा आ रहा था यहाँ पे प्रॉप्स, राइट, प्रॉप्स। अभी इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ और इसको स्प्रेड करता हूँ प्रॉप्स। अब इसको कंसोल कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट में ये सारी की आ गई हैं, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे ऐसे नहीं यूज़ करके
क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट को एक एक प्रॉपर्टी यूज़ न करके हम पूरा एक साथ पास करा देंगे, डायरेक्ट पूरा प्रॉप से ही पास करा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डैश डैश और प्रॉप्स। अब यहाँ पे ना हम टाइटल पास करा रहे हैं ना ऑन क्लिक, बट ये डायरेक्टली सारे प्रॉप्स वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अभी अब देखते हैं इसको। तो ये हमारा अभी नहीं काम कर रहा है क्या, क्लास डिड नॉट मीन क्लास नेम। ओके, यहाँ पे हम क्लास पास करा रहे हैं और बटन यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास डिड यू मीन क्लास नेम। ओके, तो अभी रिएक्ट में जो है हमारा क्लास एट्रीब्यूट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको क्लास नेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली दे देते हैं क्लास नेम। और अभी अगर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और ऑन क्लिक डिड यू मीन ऑन क्लिक। ओके, तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ऑन क्लिक ना पास करा के यहाँ पे पास कराएंगे ऑन क्लिक। और अब हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अभी एलिमेंट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखोगे आप, क्लास भी अप्लाई हो रहा है और टाइटल भी अप्लाई हो रहा है और ऑन क्लिक फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है। और हमने यहाँ पे कुछ यूज़ भी नहीं किया है, राइट। यहाँ पे हमने बटन के अंदर यहाँ पे हमने डायनेमिकली पास करा रखा है। अगर इसको आप यूज़ नहीं करोगे तो 1 बाई 1 मतलब हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ और पास करा देता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी पास करा दे रहा हूँ, आईडी इज इक्वल टू माई BTN। तो यहाँ पे हमने अलग से डिफाइन नहीं किया आईडी के लिए, बट ये क्योंकि हमने स्प्रेड किया है तो ये डायरेक्टली जो है ऑटोमेटिक सारा एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके अगर देखें तो यहाँ पे हमारा आईडी भी आ गया। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ से एट्रीब्यूट पास कराओगे वो डायनेमिकली सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमने पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रक्चर कर दिया है। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी की आएंगी सारी चीज़ें इस पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। एक चीज़ और, अब यहाँ पे हम क्लिक मी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चिल्ड्रेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन। प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रेन होता है। मैं कंसोल करा के आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ से हमने कुछ पास नहीं करा रखा तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ पे चिल्ड्रेन अगर पास कराना है तो आपको इसके बीच में पास कराना पड़ता है बटन के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं अगर सेव मी पास करा रहा हूँ तो चिल्ड्रेन में हमको सेव मी गेट होगा, ये देखो सेव मी। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे H1 भी अगर पास कराता हूँ या फिर मैं P टैग पास करा दूँ यहाँ पे, जैसे कि पैराग्राफ, तो इस बटन के अंदर जितनी भी चीज़ें हम पास करा रहे हैं वो एज अ चिल्ड्रेन गेट होगा प्रॉप्स कंपोनेंट्स के अंदर। अब इसको मैं कंसोल करा के दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, P टैग आ रहा है और जी सेव मी टेक्स्ट आ रहा है। और इसके अंदर देखिए हम तो यहाँ पे पैराग्राफ और बटन के अंदर आ रहा है, ठीक है। हालांकि हम पैराग्राफ बटन में पास नहीं करते हैं, लेकिन लेट्स से कि आपको आइकन पास कराना है, जैसे कि बटन में आपने देखा होगा कि बटन के अंदर कभी कभी आइकन या फिर इमेज भी होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, लेट्स से कि ये react.svg है, ठीक है, तो इसको हम पब्लिक से निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे लेट्स से कि मैं यहाँ पे इमेज ही पास करा रहा हूँ img src, और यहाँ पे हम वीट डॉट svg यूज़ करेंगे। और अभी हम देखेंगे, और इसको सेव में या तो डायरेक्टली पास करा सकते हो या फिर हम स्पैन में रखते हैं स्पैन। तो अभी आप देख रहे हो कि हमने बटन के अंदर जितनी भी चीज़ें पास करा रखी हैं वो हमको एज अ चिल्ड्रन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको अभी 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, img और स्पैन। और यहाँ पे आप देखोगे तो आइकन और ये, हालांकि हमने यहाँ कंपोनेंट के अंदर डायनेमिकली उसको यूज़ नहीं किया, मतलब एक एक करके, मतलब P टैग हमने प्रॉप्स डॉट P टैग ऐसा कुछ करके नहीं देखा है, बट ये डायनेमिकली चीज़ें अपने आप हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्चर यूज़ कर रखा है। तो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को यूज़ करने का तरीका ये सही तरीका है, ताकि आपको बार बार जो है उसमें चेंजेस न करने पड़े प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारा बटन कंपोनेंट काम कर रहा है। अब बात करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट की। तो रीयूजेबल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो देखो, रिएक्ट कंपोनेंट में जैसे अगर हम बटन की बात करें तो हमारा जो बटन होता है, बटन एलिमेंट हमारा मल्टीपल जगह यूज़ होता है। जैसे मल्टीपल पेजेस होंगे हमारे, तो वहाँ पे बटन की यूज़ तो होगी, बटन का यूज़ पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से कि बटन अगर कंपोनेंट न बनाए और डायरेक्टली हम बटन टैग यूज़ करें, और बाद में हमको मान लो कुछ बटन में चेंज करना है, यानी कि बटन के हर बटन टैग में मुझे कुछ टाइटल या कुछ फंक्शन ऐड करना है,
तो हमको मैनुअली जाके हर एक पेज पे हर एक बटन टैग में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बटन कंपोनेंट यूज़ करते हैं सभी जगह, बटन टैग नहीं यूज़ करके हम बटन कंपोनेंट सभी जगह यूज़ करते हैं, तो अगर हमको कुछ भी चेंज करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चेंज करेंगे, वो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं और रीयूजेबल उसको बनाते हैं, ताकि वो हमारा जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहा है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें और हमारा कंपोनेंट जो है रीयूज़ हो जाए। और हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा कंपोनेंट रीयूज़ हो रहा है, यानी कैसे पता करेंगे कोई यूआई जो है, कोई फॉर्म है या फिर कोई बटन है या फिर कोई लिंक है, उसको रीयूजेबल बनाना है या उसको कंपोनेंट में कब कन्वर्ट करना है। तो देखो, जहाँ पे डुप्लीकेसी होगी वहीं पे रीयूजेबिलिटी होगी। अब डुप्लीकेसी कैसे चेक करते हैं? जैसे कि मान लो कार्ड हमने एक बनाया, प्रोडक्ट कार्ड। अब हमको पता है कि वो प्रोडक्ट कार्ड हमको 10 जगह दिखाना है, तो डुप्लीकेट हो रहा है, राइट। अगर हम कंपोनेंट बनाए बिना उसको यूज़ करेंगे तो वो सेम कोड हमको सभी जगह पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी कार्ड को हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी कंपोनेंट को हम रीयूज़ कर सकते हैं। उसको हम जैसे हमने यहाँ पे बटन यूज़ किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे बटन यूज़ किया है। अब मान लो कि मुझे इसी बटन कंपोनेंट को जो है कहीं और यूज़ करना है, तो हम डायरेक्टली इस बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाते हैं। तो अभी तक हमने सीखा प्रॉप्स को कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉप्स क्या होता है और उसको किसी कंपोनेंट को रीयूजेबल कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं यूज स्टैट की। स्टैट कैसे यूज़ करते हैं? तो देखो, यूज स्टैट जो होता है एक सेम एज अ वेरिएबल होता है, बट ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर होते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें बटन कंपोनेंट में, मान लो यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम बटन कंपोनेंट में जाते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू आशीष, राइट। माई नेम इज इक्वल टू आशीष, और यहाँ पे मैंने इसको पास करा दिया। चिल्ड्रन अभी हटाते हैं और यहाँ पे मैं पास करा दे रहा हूँ नेम, माई नेम करके है, माई नेम। तो अभी देखोगे कि यहाँ पे माई नेम रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा माई नेम यहाँ पे रेंडर हो रहा है, राइट। और मान लो कि मुझे यहाँ पे क्लिक पे इस नेम को जो है अपडेट कराना है, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक यूज़ करता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पे ऐसे नेम को अपडेट करता हूँ, माई नेम। हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट, अब इसको लेट बनाते हैं क्योंकि हमें इसको चेंज करना है। कांस्टेंट को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाएंगे। तो माई नेम इज इक्वल टू, मैं अब इस नेम को चेंज करके करता हूँ माई नेम इज इक्वल टू राकेश। अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और एक चीज़ और करते हैं। अभी के लिए इसके यहाँ पे प्रॉप्स इसको हटाते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इसको कंसोल कराते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे ही जो है मैं यहाँ पे इसको अपडेट किया और इसको मैं कंसोल भी कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई नेम। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ हमारा माई नेम जो है अपडेट हो गया, बट ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और यही मेन डिफरेंस है यूज स्टेट और नॉर्मल वेरिएबल में। हमारे यूज स्टेट भी वेरिएबल ही होता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसमें कुछ चेंज होगा या फिर वो जब भी अपडेट होगा तो वो कंपोनेंट जो है वो जिसमें यूज़ हुआ है वो री रेंडर होगा, ताकि हमारा जो अपडेटेड वैल्यू हो वो हमारा कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट हो या फिर उसमें हमारा चेंज हो सके और हमको अपडेटेड यूआई दिख सके। तो ये डिफरेंस है यूज स्टेट और वेरिएबल में। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज स्टेट, और इसी नेम को माई नेम लेता हूँ और सेट, इसको फंक्शन बनाते हैं, सेट माई नेम। और यहाँ पे हमारा इनिशियल नेम था जो है आशीष, और हम इसको क्लिक करके जो है बना रहे थे राकेश। अब यूज स्टेट को अपडेट करने का तरीका ये है कि हम उसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। हालांकि आप डायरेक्टली अपडेट कर भी सकते हो, बट वो फिर वहीं वेरिएबल की तरह काम करेगा फिर। अब मैं मान लो कि मैं यहाँ पे माई नेम इज इक्वल टू राकेश करता हूँ और इसको यहाँ पे कंसोल भी कराता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग माई नेम। और अब यहाँ पे देखते हैं यूज स्टेट इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको क्लिक करते हैं। अभी आप देखोगे, अच्छा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके, इसको हमको लेट बनाना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट को हम अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लेट लिया और इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि यूज स्टेट जो हमने यूज़ किया था ये अपडेट तो हो गया क्योंकि हमने डायरेक्टली अपडेट किया है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको अपडेट करेंगे तो ये एज ए नॉर्मल वेरिएबल काम करेगा, लेकिन यहीं अगर हम इसको इस फंक्शन की मदद से, जो यूज स्टेट का अपडेट मेथड है उसका यूज़ करके अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा माई नेम,
और यहाँ पे मैं पास करता हूँ राकेश, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक मिनट मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे राकेश अपडेट हो गया, बट ये हमारा नाम जो है मैं कंसोल जो करा रखा था वो पूरा नहीं आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमारा जो ये फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन होता है वो असिंक्रोनस होता है। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाली लाइन पहले चली गई और इसको कुछ टाइम लगा, यानी कि ये बाद में अपडेट वैल्यू हो रही है, इसके बाद में अपडेट हो रही है। क्योंकि ये असिंक फंक्शन होता है तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक अवेट बनाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ असिंक, और अभी देखते हैं क्या होता है। मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये अपडेटेड वैल्यू अभी आ रही है क्योंकि हमने अपडेट किया है उसको, ठीक है। तो ये है, तो आई होप कि आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ पे स्टैट यूज़ करना है और कहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है। तो अगर आपको वेरिएबल, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो स्टैट है यानी कि जो वेरिएबल है उसके साथ हमारा यूआई अपडेट होता रहे, तो वहाँ पे आपको यूज स्टैट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारा जो वेरिएबल है उसका यूआई से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर उसको मतलब उसके साथ अपडेट नहीं होना चाहिए, या फिर उसके साथ कोई उसका मतलब नहीं है, तो आप नॉर्मल वेरिएबल यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। सो आई होप कि यू गॉट a clear idea that where to use stat and where to use normal variable, और प्रॉप्स क्या होता है, स्टैट क्या होता है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और प्रॉप्स को कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल so that you get notified for every video, and let's learn React as a pro, and thanks for watching.